अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम रिस्क एंड रिटर्न के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले आई वांट टू डिस्कस कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। बेटा याद करें, लास्ट लेक्चर में हम लोग स्टॉक मार्केट ऑर्डर्स के ऊपर बात कर रहे थे, जिसमें हमने दो तरह के ऑर्डर्स देखे। फर्स्ट वन द सिंपल ऑर्डर्स एंड सेकंड द स्पेशल ऑर्डर्स। सिंपल ऑर्डर्स के अंदर हमने मार्केट एंड लिमिट ऑर्डर्स पे बात की। मार्केट ऑर्डर जिसमें जो इन्वेस्टर है वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता प्राइस की, और लिमिट ऑर्डर में वो प्राइस की एक लिमिट दे देता है और उसके अंदर जो है वो ब्रोकर ने अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करना होता है। स्पेशल ऑर्डर में हमने स्टॉप लॉस और स्टॉप बाइंग ऑर्डर देखा था। इसके अलावा हम लोगों ने शॉर्ट सेलिंग पे बात की थी, और शॉर्ट सेलिंग के साथ साथ बाकी तमाम लेक्चर में हमने मार्जिन ट्रांजैक्शन या जिसको मार्जिनल ट्रेडिंग सिस्टम भी कहा जाता है, इसके ऊपर अपने डिस्कशन को एक्सटेंड किया था। और जिसमें हम लोगों ने याद करें, हम लोगों ने एक्सेल शीट में एक इन्वेस्टमेंट की थी अराउंड 10,000 की, और जिसके अंदर हमने 50% कंट्रीब्यूट करवाया था इन्वेस्टर से, और 50% कंट्रीब्यूशन थी ब्रोकर की या फिर ब्रोकरेज फर्म की। और हमने प्राइस को चेंज करके एक दफ़ा प्राइस को बढ़ा के देखा कि टोटल इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क पड़ रहा है, और एक दफ़ा प्राइस को कम करके देखा, और फिर हमने इसी के अंदर इनिशियल और मेंटेनेंस मार्जिन को डिस्टिंग्विश किया। फिर हमने सीखा कि मेंटेनेंस मार्जिन की ज़रूरत क्यों पेश आती है, और एट द एंड हमने ये देखा कि शॉर्ट सेलिंग जो है इसके अंदर प्राइस का गिरना दैट वाज अ पॉजिटिव इवेंट। इसके बरक्स जो लॉन्ग सेलिंग होती है उसके अंदर प्राइस का बढ़ जाना इन्वेस्टर के लिए एक पॉजिटिव इवेंट होता है। और हमने एंड किया था, ये सीखा था कि प्राइस जब गिर रही होती है तब भी इन्वेस्टमेंट से रिटर्न अर्न किया जा सकता है, जब प्राइस बढ़ रही होती है तब भी इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, वो गेन कर सकते हैं, गेन हासिल कर सकते हैं। तो अगेन हमने ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर किया कि प्राइस का बढ़ जाना या प्राइस का गिर जाना दोनों सूरतों में प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है, जिसमें हमने शॉर्ट सेलिंग और लॉन्ग सेलिंग को डिस्टिंग्विश किया था। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने उस लेक्चर को देखा होगा और वो आप लोगों को आता होगा इस वक्त तक। अच्छा, आज हम बेटा बात करेंगे रिस्क एंड रिटर्न पे। तो सबसे पहले आई विल जनरेट सम क्वेश्चंस। ओके, तो ये बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं। द फर्स्ट वन इज व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई रिटर्न्स के सोर्सेज कौन कौन से हैं, रिटर्न्स को क्या हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हमारी डिस्कशन यहाँ से स्टार्ट होगी, इसकी टाइप्स कितनी होती हैं। इसके बाद हाउ कैन रिटर्न्स बी मेजर्ड, इन्वेस्टमेंट रिटर्न को मेजर कैसे किया जाता है। इसके अलावा हाउ कैन वी कंप्यूट द रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स आउटसाइड ऑफ देयर होम कंट्री। जब आप इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स करते हो, इन्वेस्टमेंट क्रॉस दी बॉर्डर्स, वो वाले रिटर्न कैसे मेजर किए जाते हैं। बेटा याद रखिएगा, जब भी हम क्रॉस दी बॉर्डर्स या मल्टीनेशनल्स को डिस्कस करते हैं तो फिर वहां पे डॉलर
या करेंसी डिफरेंस की बात की जाती है। क्रॉस दी बॉर्डर इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपकी करेंसी होम और होस्ट कंट्री की करेंसी में फ़र्क आ जाता है और फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है। करेंसी कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट देखना पड़ता है और उसको कन्वर्जन के बाद कैश फ्लोज को एक स्ट्रीमलाइन किया जाता है एक करेंसी में। तो आज इसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन में डॉलर को या किसी फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट कैसे किया जाता है या डॉलर बनता कैसे है, डॉलर को कौन कौन सी फोर्सेस इफेक्ट करती हैं, ये भी थोड़ी सी साथ में डिस्कशन को एक्सटेंड करेंगे। इसके अलावा व्हाट इज द रिस्क एंड हाउ इट इज मयर्ड। रिस्क कहते किसको है और क्या इसको मैयर किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो हम इसको कैसे मैयर करते हैं? नेक्स्ट वन इज how is expected return and risk estimated via scenario analysis। इसके ये भी देखेंगे हम लोग आज। what are the components of an investment, required returns to investor and why might they change over time। तो इन्वेस्टमेंट रिटर्न में जो चेंजेस आती हैं उसकी क्या क्या रीजंस हो सकती हैं। तो बेटा ये आज हमारे सारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे। वन बाय वन हमने इन क्वेश्चंस के ऊपर बात करनी है और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, या हम कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, कि हम इसको दो हिस्सों में क्लासीफाई करेंगे। द फर्स्ट वन इज income returns and second one is changes in price और वैल्यू, जिसको हम कैपिटल गेन भी कहते हैं। तो बेटा याद रखिएगा कि इन्वेस्टमेंट की के रिटर्न्स दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज इनकम रिटर्न। अब इनकम रिटर्न क्या है और कैपिटल गेन किसको कहते हैं, या चेंज इन प्राइस और वैल्यू, ये दो जो रिटर्न की टाइप्स हैं इनको हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करूंगा। फॉर इंस्टेंस बेटा मैंने एक कंपनी के, मेरे पास 10,000 शेयर्स हैं, 10,000। तो याद रखें कंपनीज का जो आप स्टॉक खरीदते हैं तो इन रिटर्न आपको डिविडेंड मिलता है, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन्वेस्टर्स में। वो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेट्स सपोज दैट इज 5 रुपीज पर शेयर फॉर इंस्टेंस। तो एक शेयर के बदले में 5 रुपए मिल रहे हैं और 10,000 शेयर है मेरे पास, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो आंसर आएगा 50,000। तो ये जो एनुअल मुझे बेनिफिट आया है, ये एनुअल मेरी इन्वेस्टमेंट में रिटर्न आया है, दैट इज इनकम रिटर्न। ये मेरी इन्वेस्टमेंट की इनकम है जो मुझे हर साल मिलनी है। याद रखिएगा इन्वेस्टमेंट, ये जो डिविडेंड है ये लाजमी नहीं है कि कंपनी हर साल आपको दे, दैट कैन बी री इन्वेस्टेड। तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी की पॉलिसी क्या है। डिविडेंड कट्स भी लगाए जाते हैं, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट भी की जाती है। अगेन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में हर साल कंपनी जो है वो डिविडेंड पे करती है, तो दैट इज अ नॉर्मल इनकम रिटर्न। इसके अलावा अब ये जो 10,000 शेयर थे, इसमें हर शेयर की मार्केट वैल्यू जो मैंने परचेज किया था दैट वाज 20 रुपीज। फॉर इंस्टेंस 20 रुपए का शेयर था, अब वो 20 रुपए से बढ़ के 22 रुपए पे चला गया। वो जो 2 रुपए मैंने बेटा कमाया ना, दैट इज माई कैपिटल गेन, दिस इज ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ एसेट। तो 20 रुपए का शेयर 22 पे चला गया, 2 रुपए कैपिटल गेन आया या 2 रुपए प्राइस चेंज से मुझे बेनिफिट आया। तो मेरा रिटर्न इस बेस पे मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ। फर्स्ट वन इज अ कैपिटल गेन, या जिसको चेंज इन प्राइस और वैल्यू रिटर्न भी कहते हैं, और दूसरा जो है दैट इज एन इनकम रिटर्न। तो देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है जी। इनकम रिटर्न
द ओनर ऑफ एन इन्वेस्टमेंट हैज़ द राइट टू एनी कैश फ्लोज पेड बाय द इन्वेस्टमेंट। तो ये बेटा राइट होता है। इन्वेस्टमेंट क्यों की जाती है? आपके माइंड में कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो याद करें। आप लोगों ने बेटा 3 एलिमेंट्स पढ़े थे इस जो है लेक्चर के स्टार्ट पे। इस जो पहला लेक्चर था हमारा, हमने इन्वेस्टमेंट को डिफाइन किया था। होपफुली आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि हमने 3 कंपोनेंट्स देखे थे कि 3 चीजें मिल जाएं तो इसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। द फर्स्ट वन इज टाइम, सेकंड वन इज कैपिटल एंड थर्ड वन इज एक्सपेक्टेशंस। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट जो होती है उसके अंदर एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अब जनरली हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हम कुछ अर्न करेंगे, हम कुछ कमाएंगे, प्रॉफिट होगा, लेकिन इसके बरक्स हमें लॉस भी हो सकता है। तो यहीं से हमने रिस्क एंड रिटर्न का रिलेशनशिप भी आइडेंटिफाई किया था कि भाई जहाँ पे रिटर्न्स एक्सपेक्ट किए जाते हैं वहीं रिस्क मौजूद होता है। अगर तो जो कुछ हम सोचते हैं, जो कुछ हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा ही हो जाए तो भाई रिस्क की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उसमें वेरिएशंस भी आती हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट भी चीज़ें चली जाती हैं, तो रिस्क इज ऑलवेज देयर। अच्छा, चेंजेस इन प्राइस और वॉल्यूम। द ओनर ऑफ एन इन्वेस्टमेंट रिसीव्स द बेनिफिट ऑफ इंक्रीज इन वैल्यू। बेटा जब प्राइस बढ़ती है तो ओनर को बेनिफिट मिलता है एंड बियर्स द रिस्क फॉर एनी डिक्रीजेस इन वैल्यू। और उसको रिस्क भी एट द सेम टाइम मौजूद होता है कि भाई अगर प्राइस गिर गई तो लॉस भी हो सकता है। तो ओवरऑल हम इस बात को कंक्लूड करते हैं कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स को बेटा 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज इनकम रिटर्न, दैट इज द राइट ऑफ ओनर या द राइट ऑफ इन्वेस्टर, और इसके साथ साथ चेंज इन प्राइस और वैल्यू जिसको हम कैपिटल गेन भी कहते हैं। दैट इज जिस जो आपने एसेट परचेज किया है जब उसकी प्राइस चेंज होगी तो उसके ऊपर जो आपको बेनिफिट मिलेगा दैट इज योर चेंज इन प्राइस और कैपिटल गेन। ओके, और अगर बेटा हम इनकम रिटर्न की स्पेसिफिकली बात करें तो दिस इज द पार्ट ऑफ रूटीन। ये एक रेगुलर इनकम है। फॉर इंस्टेंस, कैश पेमेंट्स यूजुअली रिसीव्ड रेगुलरली ओवर द लाइफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ये एक रेगुलर इनकम होती है जो आप जो है ना मेनली एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो इस रेगुलर इनकम को मजीद हम 2 हिस्सों में देख सकते हैं। फर्स्ट वन कि क्या आप अगर एक डेट इंस्ट्रूमेंट या फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट परचेज कर रहे हैं या आप स्टॉक खरीद रहे हैं। बेटा 2 तरह की इन्वेस्टमेंट है ना, आप डेट इंस्ट्रूमेंट ले लें या आप इक्विटी बेस्ड इंस्ट्रूमेंट या स्टॉक खरीद लें। स्टॉक और बॉन्ड में क्लासीफाई करें तो स्टॉक का जो रिटर्न होता है दैट इज डिविडेंड, और जो बॉन्ड के ऊपर रिटर्न मिलता है दैट इज इंटरेस्ट। तो याद रखिएगा, डेट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है और जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर डिविडेंड मिलेगा। ये बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छा देखते हैं एग्जांपल्स। ओपन इंटरेस्ट पेमेंट्स फ्रॉम बॉन्ड्स, ये जो रिटर्न है अगर आप बॉन्ड परचेज करते हैं तो इंटरेस्ट पेमेंट आपका रेगुलर इनकम है, दैट इज योर इनकम रिटर्न, और ये डिसाइडेड होती हैं, फिक्स रिटर्न्स होते हैं। अच्छा, कॉमन एंड प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड्स पेमेंट्स, इसके अलावा आप अगर शेयर्स की बात करें तो शेयर्स के ऊपर भी आपको डिविडेंड मिलता है। अच्छा, एक चीज यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ अगर आप फाइनेंस की किताबें उठा के देख लें तो कुछ ऑथर्स जो हैं वो बॉन्ड्स और स्टॉक में क्लासीफाई करते हैं कि 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, 2 तरह की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। एक इन्वेस्टमेंट इन डेट, सेकंड वन इज इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, डेट इंस्ट्रूमेंट या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, कुछ ऑथर्स जो हैं वो इसको 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक डेट इंस्ट्रूमेंट, एक प्रेफर्ड स्टॉक और थर्ड वन इज इक्विटी, ये ऑर्डिनरी स्टॉक। तो बेटा इसमें
होपफुली आपको फ़र्क आता होगा कि प्रेफर्ड स्टॉक में इक्विटी वाली कौन सी खूबियाँ हैं या कौन से फीचर्स हैं, और इसमें डेट इंस्ट्रूमेंट वाले कौन से फीचर हैं, इसको बेटा आपने एक दफ़ा देख लेना है। अच्छा, ये बड़ी कॉमन सी बात है। इसके बाद बेटा रिटर्न्स फ्रॉम चेंज इन वैल्यू, वो जो दूसरी टाइप है जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे कि वैल्यू चेंज से भी हमारी वेल्थ में इजाफा होता है या लॉस भी हो सकता है। इन्वेस्टर्स आल्सो एक्सपीरियंस कैपिटल गेन और लॉसेस एज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट चेंजेस ओवर टाइम। जो शेयर खरीदा वो 100 रुपए का था, अगर वो मार्केट में 102, 3, 4, 5 ऊपर जाना शुरू हो जाता है तो डेफिनेटली आप उसको बेच के कैपिटल गेन अर्न कर सकते हैं। 100 का शेयर 110 का बिक जाए तो 10 रुपये आपको जो प्रॉफिट होगा दैट विल बी द प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, तो इसको कैपिटल गेन कहेंगे। और इसके साथ साथ ही कैपिटल लॉसेस भी हो सकते हैं। कैपिटल लॉसेस कैसे होंगे? 100 रुपये का शेयर खरीदा, प्राइस गिरना शुरू हो गई, वो जो प्राइस गिरेगी दैट विल बी कैपिटल लॉस। फॉर एग्जांपल, अ स्टॉक में पे अ डिविडेंड $1 while its value falls from $30 to $25 ओवर द सेम टाइम पीरियड। तो बेटा इंटरेस्टिंगली ऐसा भी हो सकता है कि एक रिटर्न आपको आ रहा हो जिसको आप डिविडेंड कहते हैं, तो एट द सेम टाइम दूसरी तरफ आपका जो रिटर्न है वो लॉस में जा रहा हो। तो एक तरफ आपको बेनिफिट मिल रहा हो, दूसरी तरफ आप लॉस में जा रहे हो विद इन द सेम सिक्योरिटी, तो ऐसा भी पॉसिबल है। ओके जी। अच्छा बेटा, यहाँ पे एक चीज डिस्कस करना बड़ा जरूरी है। हम लोग स्टॉक और बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो उनके ऊपर आने वाले रिटर्न्स को देख रहे थे। स्टॉक पे रिटर्न जो होता है वो दैट इज नॉट अ फिक्स्ड, और जो बॉन्ड के ऊपर रिटर्न होता है वो एक फिक्स अमाउंट होती है। अच्छा, इस बेस पे यहाँ पे कैश फ्लोज की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करना बड़ा जरूरी है। बेटा याद रखिएगा, कैश फ्लोज 4 तरह के होते हैं। हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैश आउटफ्लो एंड कैश इनफ्लो, दैट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। फर्स्ट वन इज अ सिंगल सम। सरप्राइजिंगली हमारे स्टूडेंट्स इनके अंदर क्लासिफिकेशन कर ही नहीं पाते। सिंगल सम। सेकंड वन इज एन्युटी। थर्ड वन इज मिक्स स्ट्रीम एंड लास्ट वन इज परपेचुटी। बहुत से स्टूडेंट्स ने ये इनको सुना होता है, इनको इन क्वेश्चंस के इन कॉन्सेप्ट्स के न्यूमेरिकल भी कर रहे होते हैं, कैश फ्लोस को डील कर रहे होते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन्युटी एंड मिक्स स्ट्रीम, तो वो आगे से खामोश हो जाते हैं। बेटा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। सिंगल सम, दैट इज अ वन इन्वेस्टमेंट, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आज अगर फॉर इंस्टेंस मैं एक स्टॉक खरीदता हूँ और मैंने कुछ इन्वेस्ट किया है, लेट्स सपोज 50,000, तो 50,000 रुपया मेरा एक सिंगल सम अमाउंट है, वो दैट इज अकरिंग एट वंस, एक बार वो इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो उसको हम सिंगल सम कहते हैं। ऐसे कैश फ्लो जो एक वन टाइम अकर होते हैं उन्हें सिंगल सम कहते हैं। इसके बरक्स एन्युटी। बेटा एन्युटी होती है सीरीज ऑफ कैश फ्लोज, सीरीज ऑफ कैश फ्लोज हैविंग इक्वल अमाउंट्स। जिस तरह आप, बड़ी लूज एग्जांपल है, आप कमेटी डालते हैं तो 10,000 रुपए फॉर इंस्टेंस अगर आप पर मंथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो जो आपके कैश फ्लो जा रहे हैं वो एक जैसे हैं। हर महीने आपका जो है वो 10,000 जा रहा है, तो दैट कैन बी कॉल्ड एन्युटी, सीरीज ऑफ कैश फ्लोज विथ इक्वल अमाउंट्स एंड मेच्योरिटी इज डिफाइंड। उनकी मेच्योरिटी डिफाइंड होती है कि ये कैश फ्लोज बेटा कब तक चलेंगे।
5 साल, 2 साल, 3 साल, उनकी टर्मिनल ये वैल्यू या इनका टाइम डिसाइडेड होता है। तीसरी जो कैश फ्लोज की टाइप है दैट इज मिक्स स्ट्रीम। मिक्स स्ट्रीम के अंदर दिस इज अ सीरीज ऑफ कैश फ्लोज, बिल्कुल एनविटी की तरह ये भी कैश फ्लोज की एक सीरीज है विद अनइक्वल अमाउंट्स। इसमें अमाउंट्स इक्वल नहीं होती एंड मैच्योरिटी इज डिफाइंड। तो एनविटी और मिक्स स्ट्रीम में जो डिफरेंस आ जाता है दैट इज एनविटी इक्वल अमाउंट्स की सीरीज को कहते हैं और मिक्स स्ट्रीम जो है वो अनइक्वल अमाउंट्स की सीरीज का नाम है। तो ये में एक मेजर डिफरेंस है कि अगर आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करें तो आपको जो रिटर्न आता है दैट इज एन एनविटी, एक फिक्स्ड अमाउंट आ रही है। जो डेट्स के ऊपर जो रिटर्न है वो फिक्स होता है। इसके बरक्स जनरली अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो इसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट आती है वो डिविडेंड पॉलिसी पे डिपेंड करता है जो रिटर्न होता है। कभी अगर कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है तो ज़्यादा डिविडेंड दे सकती है, प्रॉफिट कम है डिविडेंड कम हो सकता है, तो इट डिपेंड्स। तो आपका जो रिटर्न है वो फिक्स नहीं होता। इस बेस पे इसको कह सकते हैं कि वो अनइक्वल अमाउंट्स होती हैं, कभी ज़्यादा और कभी कम। तो इसको हम मिक्स स्ट्रीम कहते हैं। इसके बाद जो चौथी टाइप है कैश फ्लोज की दैट इज परपेचुटी। परपेचुटी भी एक सीरीज ऑफ अमाउंट है, इक्वल और अनइक्वल अमाउंट्स। इक्वल भी हो सकती है, अनइक्वल भी हो सकती है, बट द डिफरेंस इज द टाइम इज नॉट डिफाइंड। टाइम फ्रेम इसमें डिसाइडेड नहीं होता, ये कब तक कैश फ्लोज आएंगे या कब तक जाएंगे, देर इज नो वन नोज, इन्वेस्टर के नॉलेज में नहीं है। तो इसको परपेचुटी कहते हैं। ओके, अब देखते हैं जी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। बेटा याद रखिएगा कि आप जब रिटर्न्स को देखते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होती हैं। नंबर वन, एक तो आप जो आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न आ रहा है यू कैन टेक दिस रिटर्न, और अनदर ऑप्शन इज यू कैन री इन्वेस्ट। या तो आप अपनी उसके पॉकेट में डाल लो, रिटर्न आपको जो मिलता है उसको स्पेंड कर लो, या सेकंड ऑप्शन इज दैट कि आप उसको री इन्वेस्ट कर दो। तो इट डिपेंड्स कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इफ यू वांट टू ग्रो योर इन्वेस्टमेंट विद द रैपिड स्पीड, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट तेज़ी से क्विकली बढ़े, तो उसमें री इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है कि आपने रिटर्न्स को whether you want to take your return to your home or you are going to reinvest these returns. For instance, generally the income returns from an investment are in your pocket cash flows। तो आप इसको इसको अर्न करके स्पेंड भी कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली ओवर टाइम your portfolio will grow much faster if you reinvest these cash flows and put the full power of compound interest in your favor। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, जनरली हर बच्चे को पता होता है कंपाउंड इंटरेस्ट किसे कहते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मैंने 1,000 रुपया इन्वेस्ट किया है और 10% इंटरेस्ट रेट है, तो मुझे 1 साल बाद मिलेगा 1,100 रुपया, क्योंकि 100 जो है वो मेरा रिटर्न है 10% के हिसाब से। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो वो मैं 100 जो मैंने अर्न किया है आई कैन स्पेंड क्योंकि वो मेरी इनकम है, ऑल्टरनेटिवली आई कैन री इन्वेस्ट। जब वो री इन्वेस्ट होगा वो 1,000 रुपया
और मेरा कमाया हुआ 100 रुपया, वो मिल के री इन्वेस्ट होंगे। अब अगर जो 10% लगेगा वो 1000 के ऊपर भी लगेगा, और वो जो 100 रुपया है दोबारा री इन्वेस्ट हुआ है उसके ऊपर भी 10% मिलेगा। अब जो सेकेंड ईयर में मेरा रिटर्न होगा 1000 के ऊपर 10% दोबारा से 100 रुपया, और वो जो 100 रुपया इन्वेस्ट किया हुआ था उसके ऊपर 10% 10 रुपये। तो अब मेरा जो रिटर्न होगा दूसरे साल में वो 110 रुपये होगा। और इसी तरह दोबारा से तमाम जो मैं कमा रहा हूँ, मेरी इन्वेस्टमेंट जो मुझे रिटर्न कमा के दे रही होगी वो री इन्वेस्ट में होगी, और री इन्वेस्ट होने के बाद उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगता रहेगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। बेटा म्यूचुअल फंड्स भी यही काम कर रहे होते हैं, इसको डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहते हैं। अच्छा, तो अभी हम बात कर रहे थे डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान्स provide a tool for this to happen automatically. Similarly, mutual funds allow for automatic reinvestment of income. तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट में ऑटोमेटिकली आपकी जो रिटर्न्स होते हैं वो री इन्वेस्ट होते हैं आपकी प्रिंसिपल अमाउंट के साथ, और आपको वो भी कुछ ना कुछ कमा के देते हैं, और आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो रैपिडली या ज़्यादा तेज़ी से जो है वो इंक्रीज करती है। ओके, और अब हम बात करेंगे रिटर्न की मेजरमेंट के ऊपर। बेटा रिटर्न जो है वो एब्सोल्यूट टर्म में मेजर भी किया जा सकता है और परसेंटेज में भी देखा जा सकता है। जनरली हमारा जो इन्वेस्टर है वो रिटर्न परसेंटेज में, रिलेटिव फॉर्म में जो है वो डिमांड करता है। अच्छा, एब्सोल्यूट फॉर्म की अगर बात करें या डॉलर रिटर्न की बात करें, हाउ मच मनी वॉज मेड ऑन एन इन्वेस्टमेंट ओवर सम पीरियड ऑफ टाइम। भाई एक टाइम फ्रेम में आपने कितने पैसे कमाए, दैट इज अबाउट रिटर्न। अच्छा, डॉलर अमाउंट में देखें तो टोटल डॉलर रिटर्न इज इक्वल टू इनकम प्लस प्राइस चेंज। याद करें ये इनकम रिटर्न था जो आपके स्टॉक के पर्सपेक्टिव में डिविडेंड प्लस शेयर प्राइस की चेंज जो है कैपिटल गेन, इन दोनों को मिला लें तो ये डॉलर अमाउंट का रिटर्न है। और इसके बरक्स अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हो किसी डेट इंस्ट्रूमेंट में, दैट इज अ बॉन्ड, तो उस पर जो इनकम रिटर्न है दैट इज इंटरेस्ट प्लस प्राइस चेंज, वो जो बॉन्ड की प्राइस में तब्दीली आएगी। इसके अलावा होल्डिंग पीरियड रिटर्न, होल्डिंग पीरियड रिटर्न से मुराद है कि जितने टाइम फ्रेम में आपने उस इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखा है उस सारे टाइम फ्रेम का रिटर्न भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ये बड़ा सिंपल है। आज जो हम इनिशियली इन्वेस्ट कर रहे हैं दैट इज अ बिगिनिंग टाइम फ्रेम इन्वेस्टमेंट। एक टाइम पीरियड के बाद जब आप इन्वेस्टमेंट, जितने टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रहे हैं 2 ईयर 3 ईयर्स, तो उसके टर्मिनल टाइम पे एंड पे जो आपकी वैल्यू है, एंडिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो दोनों अमाउंट्स आपके पास मौजूद हो तो आप होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ लिखा क्या है, बाय डिवाइडिंग द टोटल डॉलर रिटर्न by the purchase price or beginning price, we can calculate a return by incorporating the size of investment made in order to get the dollar return। आपका इनिशियल परचेज प्राइस और उसके बाद जो आपकी रिटर्न आपने जनरेट किया, दो सूरतों में होता है, इनकम रिटर्न और प्राइस चेंज रिटर्न, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया तो ये आपका एंडिंग इन्वेस्टमेंट है। टर्मिनल जो आपका टाइम है, मेच्योरिटी है, उसके ऊपर आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, आप इन दोनों को आपस में रिलेट करके आप रिटर्न जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इसके लिए कुछ डेटा शेयर करना चाहूँगा। अच्छा, इसमें आप बेटा देख सकते हैं एक एग्जांपल है measuring the historical return। if you commit if you commit a $200 to an investment at the beginning of the year and you get back 220 at the end of the year, अगर आपने स्टार्ट में जो इन्वेस्टमेंट की दैट वाज $200 और उसके बाद किसी एक खास टाइम फ्रेम के बाद आपने जो आपको पैसा मिला दैट वाज $220,
what is your return for the period? The period during which you own an investment is called holding period. इसको holding period कहते हैं. And the return for the period is a holding period return. इसको HPR से denote किया जाता है. Holding period return. In this example, the holding period return is 1.10 calculated as follows. Holding period return is equal to ending value of investment डिवाइडेड बाय बिगनिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो स्टार्ट में आपकी इन्वेस्टमेंट जो थी वो $200 थी, एंडिंग वैल्यू थी 220. आंसर बेटा आ गया 1.10. एक चीज यहाँ आपने बड़ी अच्छे तरीके से याद रखनी है बेटा, इसका वैल्यू होल्डिंग पीरियड रिटर्न की वैल्यू हमेशा 0 से अबव आएगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती. अब अगर 0 से 1 के दरमियान हो तो इट मीन्स, अगर ये फ्रैक्शन में आंसर आए तो इट मीन्स आपकी बिगिनिंग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और एंडिंग इन्वेस्टमेंट कम है और आपको लॉस है. और अगर इसका आंसर 0 से 1 के दरमियान आए, मतलब पॉइंट्स में आए, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट में डिक्लाइन आ रहा है, आपको लॉस हो रहा है. ऑल्टरनेटिवली अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो, इसका आपका आंसर होल्डिंग पीरियड रिटर्न का 1 से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब है आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रही है, एंडिंग वैल्यू ज़्यादा है और बिगिनिंग वैल्यू कम है और आपकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है. और अगर इसका आंसर 1 आ रहा है तो इट मीन्स यू आर एट ब्रेक इवन. जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उतना ही आपको रिटर्न मिल रहा है. तो 0 से 1 इंडिकेट्स द लॉस, दैट इज डिक्लाइन इन योर वेल्थ. 1 is equal to break even point, no profit no loss, and more than 1 is equal to your wealth is being maximized. अब बेटा हमारा जो इन्वेस्टर है, यहाँ से तो ये नजर आ रहा है कि 1.10 इज इक्वल टू ये जो है वो 10% रिटर्न हम अर्न कर रहे हैं, 200 के ऊपर 220. लेकिन इन्वेस्टर जनरली इज कंसर्न अबाउट अ परसेंटेज चेंज. तो जो परसेंटेज चेंज है तो उसको कहते हैं द होल्डिंग पीरियड यील्ड. उसने जितनी देर के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड किया उसमें परसेंटेज में कितना कमाया, उसको निकाला जा सकता है. होल्डिंग पीरियड यील्ड इज इक्वल टू होल्डिंग पीरियड रिटर्न -1. अब इसी एग्जांपल में हमारा होल्डिंग पीरियड रिटर्न था 1.10. तो अगर इसी फार्मूले को अप्लाई करें तो 1.10 इज योर होल्डिंग पीरियड रिटर्न -1. आंसर आ जाएगा 0.10. दैट विल बी in percentage terms referred to as a 10% return. Holding period yield will be 10%. तो हम लोग होल्डिंग पीरियड रिटर्न भी निकाल सकते हैं और होल्डिंग पीरियड यील्ड भी निकाल सकते हैं, बट वी आर मच कन्वीनियंट विद परसेंटेज वैल्यू. ओके, दैट वाज डॉलर रिटर्न. होल्डिंग पीरियड रिटर्न की बात भी हमने कर ली है और अब हम बात करेंगे एनुअलाइज्ड रिटर्न. बेटा लेट्स सपोज मेरी जो इन्वेस्टमेंट है उसका टाइम फ्रेम दैट वाज 2 years. मैंने 2 साल का होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकाल लिया और मैं इसको कंपेयर करना चाह रहा हूँ किसी दूसरी इन्वेस्टमेंट के साथ जिसका टाइम फ्रेम था 3 साल. तो इसमें कंपैरिजन में प्रॉब्लम आएगी. एक 2 साल टाइम फ्रेम वाली इन्वेस्टमेंट को 3 साल वाली इन्वेस्टमेंट के रिटर्न के साथ कंपेयर करना, इसको लाइक विद लाइक करना पड़ता है, जिसके लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट को किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे ले जाते हैं. जनरली दैट इज अ पीरियड ऑफ 1 year. एनुअलाइज्ड रिटर्न. अब तमाम इन्वेस्टमेंट्स को एनुअलाइज्ड रिटर्न में ले आते हैं ताकि उनका आपस में कंपैरिजन किया जा सके. अगर तो एनुअलाइज ना करे तो इन्वेस्टमेंट के टाइम फ्रेम वेरी करते हैं, लिहाजा उनमें कंपैरिजन जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा. लिहाजा हम उसको एनुअलाइज करते हैं. देखते हैं जी एनुअलाइज कैसे करेंगे. इफ वी हैव रिटर्न ऑन इनकम और प्राइस, if we have a return on income or price change information over a time period in excess of 1 year, we usually want to annualize
the rate of return in order to facilitate the comparisons with other investment returns. कंपैरिजन करने के लिए हम लोग उसको एनुअलाइज कर लेते हैं ताकि तमाम इन्वेस्टमेंट को एनुअल बेसिस पे देखेंगे तो उनका एनुअल रिटर्न जो है वो कंपेरेबल होगा। तो अभी हम बात कर रहे थे इनकम प्लस एंडिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय परचेज प्राइस, या इसको इस तरह से बेटा देखा जा सकता है, एनुअलाइज्ड जो रिटर्न है या होल्डिंग पीरियड रिटर्न है, दैट इज 1 प्लस होल्डिंग पीरियड रिटर्न रेज टू पावर 1 ओवर n माइनस 1। अब 1 प्लस होल्डिंग पीरियड रिटर्न को आप रिटर्न रिलेटिव भी कह सकते हैं, रिटर्न रिलेटिव रेज टू पावर 1 ओवर n माइनस 1। विद रिटर्न्स इस तरीके से आप लोग अपने रिटर्न्स को किसी भी टाइम फ्रेम के वो रिटर्न हो एनुअलाइज कर सकते हैं। विद रिटर्न्स कंप्यूटेड ऑन एनुअल बेसिस दे आर नाउ कंपेरेबल विद ऑल अदर एनुअलाइज्ड रिटर्न्स। इनमें कंपैरिजन करना बड़ा आसान हो जाता है। तो इसको जो है दोबारा हम उसी एग्जांपल से देखते हैं जो हम पहले $200 की इन्वेस्टमेंट से देख रहे थे। अच्छा, अगेन हमारे पास ये एग्जांपल है, to drive an annual holding period yield, you compute an annual holding period return and subtract 1. Annual holding period return is found by, ये कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, होल्डिंग पीरियड रिटर्न रेज टू पावर 1 ओवर n। अभी हम फॉर्मूला में डिस्कस कर रहे थे कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को एनुअलाइज करते हैं ताकि कंपैरिजन किया जा सके, where n is a number of years the investment is held। अब हमारे सामने ये एग्जांपल है, consider an investment that cost $250 and is worth $350 after being held for 2 years। 2 साल के बाद हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो $250 से बढ़कर $350 पे चली गई है। तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैसे निकलेगा, एंडिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय बिगिनिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसको डिवाइड किया तो 1.40 होल्डिंग पीरियड रिटर्न आ गया। अब इसको, ये 2 साल का रिटर्न है, इसको हम लोगों ने एनुअलाइज करना है, 1 साल पे लेके आना है। तो फॉर्मूला आपके सामने था, हमने स्लाइड्स में भी डिस्कस किया है अभी। annual holding period return is equal to 1.40 raised to power 1 over n। n represents the number of time period जितनी देर के लिए आप इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रहे हो, दैट इज इन दिस केस 2 years। तो 1/2 जब इसको सॉल्व किया तो एनुअल होल्डिंग पीरियड रिटर्न जो आ गया 1.182 माइनस 1 किया तो ये यील्ड आ गया, दैट इज इन परसेंटेज 18.2% जो है वो एनुअलाइज्ड रिटर्न है। इसके साथ साथ इसी डिस्कशन को एक्सटेंड करते हैं। इफ यू एक्सपीरियंस अ डिक्लाइन इन योर वेल्थ द कंप्यूटेशन इज एज फॉलोज। अब आपकी डिक्लाइन आ जाती है, फॉर इंस्टेंस बिगिनिंग वैल्यू थी $500 और टर्मिनल वैल्यू थी दैट वाज 0.80। तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न जो था या होल्डिंग पीरियड यील्ड जो है दैट विल बी 20%, बट इन नेगेटिव फॉर्म क्योंकि ये लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके इसी के साथ साथ इन कंट्रास्ट कंसिडर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $100 held for only 6 months that earned a return of $12। एक इन्वेस्टमेंट थी, उसका टाइम फ्रेम 1 साल से भी कम था और उसको हमने एनुअलाइज करना है। तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न इज इक्वल टू टर्मिनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 ऊपर अर्न किया है 100 की इन्वेस्टमेंट पे, एंडिंग वैल्यू होगी 112 डिवाइडेड बाय बिगिनिंग वैल्यू है 1.12, ये फैक्टर आ गया, दैट इज अ होल्डिंग पीरियड रिटर्न। एन जो है वो 0.5 है, 0.5 इसलिए है दैट इज 1/2। एन जो है वो हाफ है, 1 साल का भी हाफ है, दैट इज 6 months। Annualized holding period return is equal to 1.12 raised to power 1/0.5।
और जो इसका आंसर निकल आएगा दैट इज 1.2544। जब ये आ जाएगा होल्डिंग पीरियड रिटर्न, इसमें से 1 को माइनस कर देंगे तो आपका होल्डिंग पीरियड यील्ड निकल आएगा। तो आप अगेन देख सकते हैं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट के टाइम फ्रेम को एनुअलाइज कर सकते हैं। इस एग्जांपल में हम लोगों ने देखा कि इन्वेस्टमेंट का जो टाइम फ्रेम था दैट वाज 2 इयर्स। जिस ज्यादा लंबे अरसे की इन्वेस्टमेंट हो उसको भी एनुअलाइज किया जा सकता है। और यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट थी, वहां पे उसका टाइम फ्रेम था 6 मंथ। और अगर एक इन्वेस्टमेंट 1 साल से कम अरसे की हो उसको भी एनुअलाइज किया जा सकता है। और ये एनुअलाइज करने का बेसिक पर्पस बेटा होता है दैट इज कि हम इन्वेस्टमेंट को आपस में रिलेट कर सकें। ओके तो बेटा ये हम बात कर रहे थे एक इंडिविजुअल स्टॉक की जो आप एनुअलाइज रिटर्न निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आप लोग पोर्टफोलियो का भी एनुअलाइज रिटर्न निकाल सकते हैं। उसके लिए मैं आपको डाटा शेयर करता हूँ, फिर हम देखते हैं कि एक बंडल ऑफ स्टॉक्स है हमारे पास पोर्टफोलियो में, तो उसका एनुअल रिटर्न कैसे निकाला जाता है। वो भी बेटा यही तरीका है, दिस द सेम वे। लेट मी शेयर स्क्रीन विद यू। ओके, आप लोग ये देख सकते हैं कि दिस इज अ पोर्टफोलियो जिसके अंदर ए बी एंड सी 3 स्टॉक्स हैं। नंबर ऑफ जो शेयर्स हैं 1 लाख, 2 लाख एंड 5 लाख। मेरे पास 3 किस्म के स्टॉक्स हैं, तीनों के नंबर ऑफ शेयर्स हैं। बिगनिंग प्राइस जब मैंने परचेज किया था तो ए कंपनी का स्टॉक $10 का था, बी कंपनी का स्टॉक $20 का था एंड सी कंपनी का स्टॉक जो था बेटा वो $30 का था। ओके, बिगनिंग वैल्यू, बिगनिंग मार्केट वैल्यू, तो मैंने नंबर ऑफ शेयर को बिगनिंग प्राइस से मल्टीप्लाई किया तो बिगनिंग मार्केट वैल्यू मेरी थी 1 मिलियन, 4 मिलियन एंड 15 मिलियन। तीनों शेयर्स की बिगनिंग मार्केट वैल्यू आ गई और टोटल मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी डेट वाज 20 मिलियन। अच्छा, इसके बाद अब प्राइस में डेफिनेटली चेंज आता है। प्राइस चेंज आया और कुछ अरसे के बाद जो ए कंपनी का प्राइस था वो ₹10 से बढ़ के उसकी प्राइस हो गई $10 से बढ़ के $12। बी की प्राइस $20 से बढ़कर $21 और सी की प्राइस $30 से बढ़कर $33 पे चली गई। अब बिगिनिंग में वैल्यूज 10, 20 और 30 थी। एक टाइम फ्रेम गुजरने के बाद 12, 21 और 33 पे चली गई प्राइसेस। अब मेरी जो एंडिंग मार्केट वैल्यू होगी, बिगिनिंग तो मेरी गिवन थी जब मैं स्टॉक परचेज किया था, जब पोर्टफोलियो मैनेज की थी। अब जब एंडिंग मार्केट वैल्यू है दैट इज 1.2, 4.2, 16.5, ये मिलियंस में मेरे पास वैल्यूज हैं। अब मेरी इन्वेस्टमेंट ग्रो करके 20 मिलियन से 21.9 मिलियन पे चली गई है। तो जैसा कि हमें पता है कि रिटर्न निकालने के लिए आपके पास सबसे पहले स्टार्टिंग वैल्यू, ओपनिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। सेकंड वन आपके पास एंडिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो तो आप होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकाल सकते हैं। तो स्टार्टिंग वैल्यू देखिएगा, अभी तक मैं इस क्वेश्चन को इससे आगे डिस्कस नहीं कर रहा। स्टार्टिंग वैल्यू है 20 मिलियन, ये फॉर्मूले में इनकॉर्पोरेट कर दी। एंडिंग वैल्यू है 21.9 मिलियन, ये फॉर्मूले में इनकॉर्पोरेट कर दी। आंसर आया 1.095 होल्डिंग पीरियड रिटर्न। अब वी आर मच कंसर्न अबाउट परसेंटेज रिटर्न। होल्डिंग पीरियड यील्ड जो होगा 1.095 -1, इसमें से होल्डिंग पीरियड रिटर्न में से एक माइनस कर दें तो जो रिटर्न आएगा दैट इज 9.5%। दिस इज अ होल्डिंग पीरियड रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो।
जब आपके पास बंडल ऑफ स्टॉक्स है। इस 9.5 को हम वेरीफाई कर सकते हैं, इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिएगा इंडिविजुअली भी निकाल सकते हैं और वेट असाइन करके हम आंसर यही आएगा। फॉर इंस्टेंस आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे होल्डिंग पीरियड रिटर्न जो है वो इंडिविजुअल स्टॉक्स का निकाला हुआ है। यहाँ पे तो मैंने ओवरऑल निकाल ली ना चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और मैंने वहाँ से 9.5% रिटर्न निकाल लिया। अब इंडिविजुअली इनको ट्रीट करते हैं। ए कंपनी का जो स्टॉक है उसका होल्डिंग पीरियड जो रिटर्न है, जिसकी इन्वेस्टमेंट थी स्टार्ट में 1 मिलियन, और अब वो इंक्रीज करके 1 मिलियन से 2 मिलियन में चली गई है। इसी तरह 4 मिलियन से बढ़ के 4.2 मिलियन में चली गई है। और सी स्टॉक की वैल्यू 15 मिलियन से बढ़ के 16.5 मिलियन पे चली गई है। ओके बेटा, अब हम इसको इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो अब इंडिविजुअली अगर हम इनको देखें तो ये हमारे पास 1.2 ए स्टॉक का होल्डिंग पीरियड रिटर्न, 1.05 होल्डिंग पीरियड रिटर्न ऑफ स्टॉक बी एंड 1.10 होल्डिंग पीरियड रिटर्न ऑफ स्टॉक सी। अब तीनों के इंडिविजुअल रिटर्न्स आ गए हैं। अब हम करेंगे क्या, इनके होल्डिंग पीरियड यील्ड निकाल लेंगे। 1.20 में से -1 करें तो परसेंटेज में 20% आ जाएगा। ए स्टॉक का होल्डिंग पीरियड यील्ड 5% आ जाएगा बी स्टॉक का, और सी स्टॉक का होल्डिंग पीरियड यील्ड है 10%। इसको हमने इंडिविजुअली भी देख लिया। अब एक है 20%, दूसरे का यील्ड है 5%, तीसरे का यील्ड है 10%। तीनों की अपनी अपनी वर्थ है, इन्वेस्टमेंट इक्वल नहीं है, तो हम वेट्स असाइन करेंगे। तो मार्केट वेट असाइन किए, तो स्टार्ट में जो इन्वेस्टमेंट की वो 1 मिलियन थी ए स्टॉक की, 4 मिलियन थी बी स्टॉक की, और 15 मिलियन थी सी स्टॉक की। तो उस इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स की बेस पे हम लोगों ने मार्केट वेट्स असाइन कर दिए। 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 20 मिलियन इज इक्वल टू 0.505। 4 मिलियन डिवाइडेड बाय 20 मिलियन इज इक्वल टू 0.2। 15 मिलियन डिवाइडेड बाय 20 मिलियन इज इक्वल टू 0.75। ये तीनों वेट आ गए। अब होल्डिंग पीरियड और वेट्स को आपस में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास वेटेड होल्डिंग पीरियड यील्ड आ जाएगा। इन दोनों को आपस में अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी वेटेड होल्डिंग पीरियड यील्ड। 20% मल्टीप्लाइड बाय 0.05, 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 वेटेड होल्डिंग पीरियड यील्ड आ जाएंगे। इनको कंबाइन कर लें तो 0.095, इसमें से -1 कर दें तो इसका भी आंसर आ जाएगा 9.5। हमने यहाँ पे देखा इंडिविजुअल स्टॉक ओवरऑल भी देख सकते थे हम लोग लाइक 9.5, और इंडिविजुअल स्टॉक्स के रिटर्न से भी वेट्स असाइन करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया वो भी 9.5% था। इट मीन्स आप पोर्टफोलियो का रिटर्न भी इसी तरह से होल्डिंग पीरियड रिटर्न और होल्डिंग पीरियड यील्ड से निकाल सकते हैं। ओवरऑल पोर्टफोलियो का एवरेज रिटर्न, वेटेड रिटर्न भी आ सकता है, और आप अपने इंडिविजुअल स्टॉक्स का भी होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकाल सकते हैं। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने सीख लिया है कि रिटर्न्स जो हैं वो इंडिविजुअल स्टॉक्स के या फिर ग्रुप ऑफ स्टॉक्स या पोर्टफोलियो का रिटर्न भी निकाला जा सकता है, जिसमें होल्डिंग पीरियड रिटर्न भी निकालते हैं और होल्डिंग पीरियड यील्ड भी हमने निकाल के देख लिया, और उनको एनुअलाइज भी करना सीख लिया, और ये भी पता चल गया कि एनुअलाइज हम लोग इसको क्यों करते हैं। अब हम ये देखना चाह रहे हैं रिटर्न्स ऑन ओवरसीज इन्वेस्टमेंट।
बेटा जब ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीनेशनल्स। मल्टीनेशनल वही कंपनीज है ना जो एक कंट्री में बेस करती हैं और वो अपने ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं डिफरेंट कंट्रीज में। जो कंपनी अपनी नेशनल बाउंड्रीज से बाहर चली जाती है दैट इज कॉल्ड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। अब उनका जो रिटर्न निकालना होता है उसमें सबसे जो बाकी चीजें बेटा सारी वही हैं, जो मेजर डिफरेंस आ जाता है दैट इज एक्सचेंज रेट, डिफरेंस ऑफ एक्सचेंज रेट। अब क्रॉस दी बॉर्डर्स करेंसीज और तरह की होती हैं। लाइक अगर हम जापान में इन्वेस्टमेंट करें तो जापानीज येन होगा। इसके अलावा अगर हम देखें अमेरिकन कंपनी को, अमेरिका में जाके इन्वेस्टमेंट करें तो अमेरिकन डॉलर है, नॉर्वे में इन्वेस्टमेंट करें तो नॉर्वेजियन क्रोने है। इसी तरह हर मुल्क की अपनी अपनी करेंसी होती है। जब आपकी इन्वेस्टमेंट क्रॉस दी बॉर्डर जाती है तो फिर एक्सचेंज रेट की डिस्कशन जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। और एक्सचेंज रेट की बेस पे आप करेंसी को कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे एक्सचेंज रेट को डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है बेटा। exchange rate is a rate in which one currency is converted into another currency। तो ये एक्सचेंज रेट को कौन कौन सी फोर्सेस इफेक्ट कर सकती हैं? बहुत ज़्यादा फोर्सेस हैं। हम 4-5 जो मेन हैं उनको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इंटरेस्ट रेट्स, नंबर 2 इनकम लेवल, नंबर 3 एक्सपेक्टेशंस, नंबर 4 गवर्नमेंट कंट्रोल, नंबर 5 इन्फ्लेशंस। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं एक्सचेंज रेट को। सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट्स हैं एक्सचेंज रेट के। अच्छा, जब हम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के रिटर्न की बात करते हैं तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न ऑन अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट जनरली नीड्स टू बी ट्रांसलेटेड बैक इनटू द होम कंट्री रिटर्न। इट मींस कि जो फॉरेन कंट्री से आपने रिटर्न जनरेट किया है उसके अंदर कुछ एक्सचेंज रेट की एडजस्टमेंट करनी है और फिर वो आपका लोकल कॉन्टेक्स्ट में रिटर्न जो है वो ट्रांसलेट हो जाएगा। अच्छा, इफ द एक्सचेंज रेट हैज चेंज्ड ओवर द लाइफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट द होम कंट्री रिटर्न कैन बी वेरी डिफरेंट देन द फॉरेन रिटर्न। बेटा याद रखिएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा रिस्क जो होता है दैट इज़ द रिस्क ऑफ चेंज इन एक्सचेंज रेट। अगर आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर लिया है बट यू आर कन्वर्टिंग द कैश फ्लोज बैक टू योर कंट्री और एक्सचेंज रेट जो है वो बड़ा आपकी फेवर में नहीं जा रहा, आपकी करेंसी में डिक्लाइन आ गया है, डेप्रिशिएट कर गई है, तो फिर आपको जो कैश फ्लोज कन्वर्ट करके मिलेंगे वो डिफरेंट होंगे, एज आपकी एक्सपेक्टेशन के बराबर नहीं होंगे। तो लिहाजा एक्सचेंज रेट की मूवमेंट्स जो हैं वो आपको आपके रिस्क को बढ़ाती हैं, तो उसकी एडजस्टमेंट करना बड़ा ज़रूरी होती है। तो हेयर वी विल रेफर द रिटर्न एज ए होम कंट्री रिटर्न दैट इज़ HCR और फॉरेन जो रिटर्न है दैट इज़ FR। तो फार्मूला हमारे सामने है, होम कंट्री रिटर्न रिलेटिव इज इक्वल टू फॉरेन रिटर्न रिलेटिव और ये बाकी एक्सचेंज रेट और डिवाइडेड बाय करंट एक्सचेंज रेट डिवाइडेड बाय इनिशियल एक्सचेंज रेट। ये चेंज इन एक्सचेंज रेट है उसको एडजस्ट किया हुआ है। 1 प्लस फॉरेन रिटर्न, ये तो ओवरऑल रिटर्न आ गया आपकी इन्वेस्टमेंट का। ये एडजस्टमेंट है एक्सचेंज रेट की, करंट एक्सचेंज रेट डिवाइड बाय इनिशियल एक्सचेंज रेट -1, तो ये होल्डिंग होम कंट्री रिटर्न आ जाएगा। तो एक्सचेंज रेट की जो है बेटा, एक्सचेंज रेट की कोटेशंस भी आपको पता होनी चाहिए। दो तरह की एक्सचेंज रेट की कोटेशन होती हैं, एक डायरेक्ट कोटेशन और दूसरी जो होती है वो इनडायरेक्ट कोटेशन होती हैं। इसी तरह आपको एक्सचेंज रेट में बिड और आस्क का पता होना चाहिए। बिड रेट क्या होता है और आस्क रेट क्या होता है? आस्क रेट इज अ सेलिंग रेट फ्रॉम द बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड बिड रेट इज अ बाइंग रेट, और इसके दरमियान जो डिफरेंस होता है इसको स्प्रेड कहते हैं। वो बैंक्स जनरली बैंक्स का प्रॉफिट होता है, वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट को मिला के बैंक जो आपसे चार्ज करता है, इनका डिफरेंस दैट इज कॉल्ड
स्प्रेड। तो बेटा दैट वाज ऑल अबाउट द रिटर्न्स। हमने रिटर्न्स को मेजर करना सीखा, एनालाइज करना सीखा, फॉरेन रिटर्न्स की बात की। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि हिस्टोरिक रिटर्न कैसे मेजर किए जाते हैं और हिस्टोरिक रिटर्न्स जो हैं वो इतने इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं, उनकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो अभी तक के लिए इतना ही। आप लोग बेटा जो भी क्वेश्चंस हों आप अपने ग्रुप में रेज कीजिएगा, आई विल आंसर। आप ईमेल कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप इस लेक्चर के एंड पे अपनी अटेंडेंस लगवा लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हिस्टोरिक रिटर्न्स की मेजरमेंट करना सीखेंगे। थैंक यू।